सभी को नमस्कार। आज की क्लास में हम आदिवासियों के प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। इससे पूर्व कक्षाओं में कुछ प्रतिरूपों का अध्ययन हमने कर लिया था। जिन्होंने पूर्व कक्षा का अध्ययन नहीं किया वो एक बार पहले का जो वीडियो है उस पर अवश्य देखें। हमने प्रतिरूपों में कुछ प्रतिरूप लिख रखे हैं। प्रतिरूप से अभिप्राय आपको बताया था कि आदिवासियों का जो आकार बनता है, आकृति बनती है, उसी आकृति को हम जो है वो प्रतिरूप के नाम से जानते हैं। तो पहली जो प्रतिरूप है वो प्रतिरूप लिखा है रेखीय। रेखीय का मतलब कि प्रतिरूप जो बनेगा वो एक सीधी रेखा में बनेगा। जैसे कोई सड़क या नदी है, उसके दोनों किनारों पर अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो ये एक सीधी रेखा में अधिवास बनते हैं। तो इस प्रकार के जो अधिवास बनते हैं उन अधिवासों को हम जो है वो रेखीय अधिवास के नाम से जानते हैं। तो ये कहाँ बन सकते हैं? नदी के किनारे और बन सकते हैं, सड़क के दोनों किनारे और बन सकते हैं, या नहर के दोनों किनारे पर बन सकते हैं। अगला प्रतिरूप हमने लिखा है तीर प्रतिरूप। तीर प्रतिरूप नाम से ही स्पष्ट है कि आकृति जो है वो तीर की बनेगी। कहाँ पर बनेगी ये आकृति? जैसे कोई दो नदियाँ जो है वो आ रही है और बीच में ये दोआब का क्षेत्र है, वहाँ पर बस्तियाँ विकसित हो जाती है या आदिवास से बन जाते हैं। अब ये आकृति जो है वो तीर के रूप में हमारे सामने आ जाती है। बीच में आदिवास बन गए, आवास बन गए, यहाँ पर मकान बन गए और आकार जो है वो तीर का ले लिया। तो ऐसी स्थिति में प्रतिरूप जो है वो तीर के आकार का बनेगा। तो जब दो नदियां जो है वो आकर एक दूसरे से मिलती है और दोआब में जो है वो अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो वहाँ तीर प्रतिरूप बनता है। आकृति से स्पष्ट हो गया। अगला लिखा है त्रिभुज के आकार का प्रतिरूप। त्रिभुज के आकार के प्रतिरूप, ये जो तीर प्रतिरूप लिखा है, तीर और त्रिभुज प्रतिरूप में समानता है, लेकिन तीर प्रतिरूप का ये भाग भी जो है वो नुकीला होगा और आगे भी जो है ये भाग जो है वो पतला होता जाएगा। जबकि त्रिभुज आकार का जो प्रतिरूप होगा उसका आधार जो है वो आधार जो है वो इतना नुकीला नहीं होगा। अब जैसे आधार जो है वो इस रूप में है, तो अब ये आकृति जो है वो त्रिभुज की हुई। तो इसमें भी दो नदियां जो है वो आकर मिलती है, लेकिन इसका आधार जो है वो आधार जो है नुकीला नहीं होगा, क्योंकि ये भाग भी नुकीला, ये भाग भी नुकीला, तो ये त्रिभुज की आकृति नहीं होगी। इसका मतलब कि इसका आधार जो है वो नुकीला नहीं होगा, शीर्ष भाग इसका जो है वो नुकीला होगा। तो वहाँ जो है वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप हमें देखने को मिलता है। अगला प्रतिरूप हमने वस्तुओं के प्रतिरूप में लिखा है आयताकार प्रतिरूप। इसका मतलब कि अधिवास से जो बने होंगे वो अधिवास से आयत के रूप में बने होंगे। कहाँ पर बनते हैं? तो जैसे ये दो सड़कें आ रही, एक ये दूसरी ये सड़क, तो दो सड़कें जब एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अब ये जो क्षेत्र बच गया, इन क्षेत्रों में अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो ये पूरा का पूरा ये भाग भी जो है वो आयत का रूप लेता है और ये पूरा भाग भी जो है वो आयत का रूप लेता है। तो ऐसे कंडीशन जहाँ बनेगी वहाँ आयताकार प्रतिरूप बनता है। तो जब सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है तो उन समकोणों के बीच का जो क्षेत्र होता है वहाँ अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो वो अधिवास जो है वो आयताकार होंगे। तो जहाँ समकोण बन गए ये और समकोण पर सड़कें काटे, जरूर नहीं है सड़क काटे, दो नदियां भी एक दूसरे को समकोण पे काटती और जो शेष स्थान बचता है वहाँ अधिवास विकसित हो जाता है, तो वहाँ आयताकार जो है वो प्रतिरूप बनेगा। अब अगली आकृति लिखी है वृत्ताकार प्रतिरूप। इसका मतलब है कि अधिवास से जो बने हैं वो वृत्त के आकार में विकसित हुए हैं। तो ये कहाँ बनेंगे? जैसे कोई तालाब है, जलाशय है, पोखर, झील है, जैसे ये कोई जलाशय है, इस जलाशय के ये चारों ओर जो है वो अधिवास से बन गए हैं।
ये जलाशय, इस जलाशय के चारों ओर, तो ये वृत्त के रूप में एक गोलाकार आकृति के रूप में है। तो इस प्रकार अधिवासियों का जब जमाव होता है तो वो वर्ताकार आकृति में होता है और ये अपना प्रतिरूप जो है वो वर्ताकार प्रतिरूप में होता है। अब भी ये वर्ताकार प्रतिरूप था, किसी कारण से जो है वो दोनों भाग अलग अलग हो गए, ये भाग अलग हो गया और ये भाग अलग हो गया। अब ये आकृति जो है वो अर्धवृत्त के समान है। तो अर्धवर्ताकार कोई झील है, तालाब है और उसके चारों ओर अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो वो अधिवास जो है वो अर्धवर्ताकार होंगे। नाम से स्पष्ट है, वृत्त का पूरा भाग है तो वो वर्ताकार होगा, और जो झील या तालाब जो है वो अर्धवृत्त की स्थिति में और उसके चारों ओर विकसित हो जाएगा तो वो अर्धवर्ताकार। तो आप समझ गए होंगे कि वर्ताकार और अर्धवर्ताकार। अर्धवृत्त की स्थिति में तालाब या झील है, उसके चारों ओर आवास बनेंगे तो अर्धवर्ताकार होगा, और अगर वृत्त के आकार में है उसके चारों ओर अगर जमावड़ा है बस्तियों का, अधिवासों का, तो वर्ताकार अधिवास होगा। अब दो स्थितियां हैं आगे, तारा और अर्य। अर्य स्थिति को आपको समझना होगा कि अर्य स्थिति किसे कहते हैं। जैसे ये अलग अलग त्रिज्याएं हैं जो एक केंद्र पर आकर मिलती है, तो ये आकृति जो है वो अर्य आकृति होती है। तो इसका मतलब कि इस रूप में जहाँ अधिवास विकसित होते हैं वो अधिवास जो है वो अर्य आकृति में बने हैं। जैसे यहाँ पर ये 4-5 सड़कें हैं, एक सड़क ये, एक दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये, और इन सड़कों के किनारे पर हमने अधिवास बनाए हैं। तो ये सड़क तो वृत्त की त्रिज्या है और इन सड़कों के किनारे पर ये जो है वो अधिवास विकसित हो गए हैं। तो इस वृत्त, ये पूरी आकृति तो वृत्त ही है। इस वृत्त की एक त्रिज्या ये, दूसरी ये, तीसरी ये, चौथी ये, पांचवी ये त्रिज्याएं जो है वो अर्य स्थिति में है, और इन त्रिज्याओं के दोनों छोर पर, इस वाले भाग पर और इस वाले भाग पर, दोनों ओर जो है वो अधिवास विकसित हो गए हैं। तो ये आकृति तो अपनी ये अर्य आकृति में ही है। तो अधिवास से जब अर्य आकृति में बनते हैं तो वहाँ स्थिति जो है वो अर्य प्रतिरूप की होती है। और ये कहाँ पर बनते हैं, तो जब सड़कें जो है वो आकर एक केंद्र बिंदु पर मिलती है और सड़कों के दोनों किनारों पर जो है वो अधिवास विकसित हो जाते हैं, तो यह प्रतिरूप जो है वो अर्य प्रतिरूप बनता है। अब इसके ऊपर हमने लिखा तारा प्रतिरूप। तारा जो आकाश में चमकता हुआ तारा हम देखते हैं, उस की आकृति में अगर प्रतिरूप बना है तो वो तारा प्रतिरूप बनता है। अब ये कब बनेगा, इसकी स्थिति भी जो है वो अर्य होगी। जैसे यहाँ एक सड़क है, फिर यहाँ एक मैंने सड़क दिखाई है, तीसरी यहाँ एक सड़क दिखाई है, चौथी यहाँ एक सड़क दिखाई है, पांचवी यहाँ एक सड़क दिखाई है। इन सड़कों के यहाँ अधिवास विकसित हो गए हैं। या मकान बन गए हैं। अब इसका चित्र जो है वो एक तारे के रूप में दिखाई देता है। इसका मतलब है कि गांव जो है उसके मुख्य स्थान से मकान जो है वो बहुत दूर तक जो है वो बनते जाते हैं, और हम उस चित्र को कैद करें तो वो चित्र हमें तारे की आकृति में दिखाई देता है। तो वहाँ जो प्रतिरूप बनता है वो तारा प्रतिरूप बनता है। तो गांव का जो मुख्य स्थान है उससे दूर तक जाते जाते जो है वो मकान बन जाते हैं। जैसे गांव का ये मुख्य स्थान है, इससे बहुत दूर तक जो है वो मकान बन गए हैं, और ये आकार जो है वो तारे का ले लेता है। तो वहाँ जो है वो तारा प्रतिरूप बनता है। तो इन आकृतियों से आप जो है वो इन प्रतिरूपों को समझ गए होंगे। अब हम अगले प्रतिरूप का अध्ययन करते हैं, जिसमें लिखा हमने नाभिकीय प्रतिरूप। नाभिक
नाभिक का मतलब होता है नाभि, मुख्य एक स्थान नाभि। और उससे दूर जाती जो सड़कें हैं, एक सघन एरिया है, एक मुख्य स्थान है, एक मुख्य बाजार है कहीं का, इसका जमाव जो है वो इस तरह से नाभि के रूप में। और इससे बाहर की ओर सड़कें निकल रही है और यहाँ अधिवास जो है वो विकसित हो गए हैं। तो ये सारे अधिवास जो है वो इस मुख्य स्थल से ही निकले हैं। तो ये मुख्य स्थान जो है वही तो नाभि होता है। तो नाभि का मतलब कि एक मुख्य स्थान से बाहर की ओर जो है वो सड़कें निकलती है इस रूप में, तो वो कहलाता है नाभिकीय आकार। अब अगला लिखा है पंखा प्रतिरूप। तो दो तरह के पंखे मैं आपको बनाकर बताता हूँ। जैसे एक तो जो है वो जैसे सड़कें जो है वो अरिय स्थिति में, जैसे यहाँ सड़कें जा रही है, यहाँ से सड़कें जा रही है और यहाँ से कोई मुख्य मार्ग जा रहा है। अब यहाँ बीच में अधिवास बन गया, तो ये हमें पंखे की तीन ताड़ियों की भांति, तो ये 1 2 3 तो पंखे की ताड़ी भांति नज़र आती है। तो यह पंखा प्रतिरूप हो गया। इसका मतलब है कि मुख्य स्थान से जो है वो बाहर की ओर सड़कें जाती है और बीच में जो स्थान बचता है वहाँ पर अधिवास विकसित हो जाते हैं और पंखे का रूप ले लेता है, तो वहाँ पंखा अधिवास से बनता है। और दूसरा एक तरह का पंखा, जैसे यह मुख्य बाजार मुख्य स्थान है और इससे रे के आकार में कोई सड़क गुजरती है और वहाँ अधिवास विकसित हो गई, तो ये हम हवा जलाने के लिए जो पंखे रखते हैं उस पंखे नुमा आकृति बन गई, तो ये अधिवास भी जो है वो पंखा अधिवास से कहलाता है। तो समझ गए होंगे आप मेरी बात को। तो ये कहाँ मिलते हैं? तो ये उन्हीं स्थानों पर मिलते हैं जहाँ मुख्य कोई स्थान और उससे कोई सड़क निकलती है, तो वहाँ ये पंखा प्रतिरूप देखने को मिलता है। अगला लिखा है सीढ़ी नुमा प्रतिरूप। सीढ़ी जैसे मकान की जो सीढ़ियाँ होती है, तो इस तरह के भाग कहाँ पाए जाएंगे? इस तरह का पैटर्न जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में ही होगा, क्योंकि ऊंचाई की ओर जाते हैं और बीच में कोई प्लेन एरिया आ जाता है, फिर ऊंचाई की ओर जाते हैं, बीच में कोई प्लेन एरिया आ जाता है जहाँ अधिवास जो है वो विकसित हो जाते हैं। तो ऐसे क्षेत्र जो है वो पर्वतीय क्षेत्रों में मिलेंगे हमें। हिमालय की ढाल में है, रॉकी एंडीज पर्वत श्रृंखला है, उनकी ढाल में है, तो वहाँ पर जो है वो सीढ़ी नुमा प्रतिरूप जो है वो हमें दिखाई देगा। पर्वतीय भाग में ही जो है वो इस तरह की जो है वो सीढ़ियाँ बनेगी, क्योंकि समतल एरिया में तो जो है वो इस तरह की कोई संभावना नज़र नहीं आती है। अब अगला लिखा है मधु छत्ता। मधु छत्ता का मतलब है कि मधुमक्खी का जो छत्ता होता है उस रूप में जो प्रतिरूप हमें दिखाई देते हैं। जैसे गांव में बसी हुई जो झोंपड़ी नुमा जो अधिवास होते हैं या आदिवासियों के जो नज़दीक बनी हुई झोंपड़ियाँ हैं, उनको हम कैमरे में कैद करते हैं, तो वो एक दूसरे से हमें जो है वो इस तरह से नज़र आती है कि जैसे वहाँ मधुमक्खियों का जो है वो छत्ता बन रखा हो। तो जैसे ये एक झोंपड़ी है, पास में ये झोंपड़ी है, ये है नज़दीक बसी हुई, इनको हम कैमरे में कैद करें तो ये कैमरे में कैद करने पर हमें मधुमक्खियों के छत्ते नुमा आकृति नज़र आती है। तो ये कहाँ पर पाई जाती है मधु छाता नुमा? तो जहाँ आदिवासी एरिया जाता है वहाँ पर मधु छाता नुमा प्रतिरूप जो है वो पाया जाता है, जिसमें ये बताया जाता है कि पिग्मी जनजाति जो है वो जंगलों में जो है वो झोंपड़ी बनाकर जो है वो रहती है, या जो पेड़ है उन पेड़ों पर भी वो झोंपड़ियाँ बनाकर रह जाते हैं। तो और उनको हम ऊपर से चित्र के रूप में देखें तो वो मधु छाता के रूप में जो है वो नज़र आते हैं। और एक अपनी आती है नियमित प्रतिरूप और एक अनियमित
प्रतिरूप। तो नियमित से आप समझ गए होंगे कि जो कॉलोनियाँ बसाई जाती है वो एक ही पैटर्न में पूरी की पूरी कॉलोनी बसाई गई है। अपने बने हुए मकान जो है वो एक ही पैटर्न में बनाए गए हैं, योजनाबद्ध रूप से बनाए गए हैं। तो वहाँ जो अधिवास बनता है वो तो अधिवास बनता है नियमित। जैसे हाउसिंग बोर्ड के जो मकान बनते हैं, जो मकान बनाने वाला जो बोर्ड है वो मकान जब बनाता है तो वो एक निर्धारित पैटर्न में ही वहाँ बनने वाले सारे मकानों को बनाता है। तो वो कॉलोनी जो है वो नियमित अधिवास में आएगी। जैसे अपने लाडनू की JNU से भारती जो है वो एक निर्धारित पैटर्न में बनाई गई है, तो वो नियमित अधिवास में। और अनियमित से हम समझें तो जहाँ बिना किसी योजना के मकान एक दूसरे के नज़दीक बना लिए हैं, बिना उचित जल प्रबंधन के, सड़क व्यवस्था के या अन्य कारणों को ध्यान में न रखकर बना लिए हैं अनियमित हिसाब से, तो ऐसा प्रतिरूप जो है वो अनियमित प्रतिरूप कहलाता है। अब हम इनको देखें कि ये प्रतिरूप कहाँ कहाँ पाए जाएंगे। तो जैसे रेखीय लिखा है, तो रेखीय प्रतिरूप सड़कों के किनारे पर जो है वो हमें रेखीय प्रतिरूप जो है वो देखने को मिलेगा। जहाँ रेल मार्ग है, सड़कें हैं, वहाँ जैसे नदी का जो क्षेत्र होगा, नदी गुजर रही है उसके दोनों किनारे पर बन रहे हैं। तो गंगा यमुना नदी के जो सहायक नदियाँ हैं उनके किनारे पर हम देखें तो इस तरह की आकृतियाँ जो है वो हमें देखने को मिलेगी। तीर प्रतिरूप कहाँ मिलेगा? तीर प्रतिरूप हमें नदियों का दोआब क्षेत्र जो है वहाँ मिलेगा, और भारत का दक्षिणी हिस्सा जो है वो वहाँ पर मिलेगा, क्योंकि वहाँ दक्षिणी हिस्सा इस तरह से है कि उसके चारों ओर जो है वो पानी लगता है और आकृति जो है वो तीर के नुमा बनती है। तो वहाँ पर हमें जो है वो तीर के जैसा जो है वो प्रतिरूप देखने को मिलता है। अब लिखा है ये त्रिभुजाकार प्रतिरूप। तो त्रिभुजाकार प्रतिरूप जो है वो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब के क्षेत्रों में जो है वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। राजस्थान में, हरियाणा में, पंजाब में, इन राज्यों में जो है वो त्रिभुजाकार प्रतिरूप देखने को मिलता है। आयताकार प्रतिरूप का अगर हमें पूछे तो आयताकार प्रतिरूप तो जहाँ भी विकसित जो नियमित बस्तियाँ हैं वहाँ आयताकार प्रतिरूप जो है वो हमें देखने को मिलेगा। वर्ताकार कहाँ देखने को मिलेगा? तो झील, तालाब, पोखर जो है उनके किनारे के जो भाग है वहाँ पर जो है वो हमें इस तरह का पैटर्न जो है वो देखने को मिलेगा। तारा प्रतिरूप का हमें पूछा जाए तो तारा प्रतिरूप हमें ग्रामीण जो अधिवास है वो मुख्य जो गांव था उससे बाहर की ओर जो है वो काफ़ी बस्ती हो जाती है। तो राजस्थान के अधिकांश जो गांव है उन गांवों में हमें जो है वो तारा प्रतिरूप और अर्य प्रतिरूप जो है वो देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में नाभिकीय प्रतिरूप। नाभिकीय प्रतिरूप बड़े शहर जो होते हैं उन शहरों में एक तो मुख्य स्थल हो गया, उससे जो है वो अलग अलग दिशाओं की ओर सड़कें निकलती हैं, वहाँ पर हमें देखने को मिल जाते हैं। पंखा प्रतिरूप की बात करें तो पंखा अर्य आकृति पंखा प्रतिरूप जो है वो एक ही तरह की आकृतियाँ, तो यह ग्रामीण बस्तियों में जो है वो इस तरह की आकृतियाँ हमें देखने को मिल जाती है। सीढ़ी नुमा आकृति की बात की तो सीढ़ी नुमा आकृति तो जो पर्वतीय ढाल है, रोकी एंडीज पर्वत, हिमालय की ढाल, इन क्षेत्रों में देखने को मिल जाती है। मधु चातुर्नुमा जो आकृति है वो अफ्रीका के जंगलों में हमें देखने को मिल जाती है। तो आज जो है वो अधिवासों के जो प्रतिरूप है उनका समग्र अध्ययन हमने कर लिया। अगर कोई बात छूट गई है तो उसे अगले वीडियो में हम शामिल करेंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप एस नरूका लाडनू के चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।